प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 15 आर्थिक विकास और नियोजन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत हम विकास की अवधारणा, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय, विकास के संकेतक, विकसित एवं विकासशील राज्य तथा आर्थिक नियोजन का अर्थ तथा भारत में नियोजन की सफलताएं एवं असफलताओं पर चर्चा करते हुए इंडिया विजन 2020 पर एक नज़र डालेंगे। इस अध्याय की समस्त पाठ्य सामग्री को तैयार करने में मेरे सहयोगी श्री अजय कुमार चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। आर्थिक विकास एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग होता है। इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है। विकास की अवधारणा। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि उस समय भारत एक संपन्न एवं विकसित देश था और उसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। सादा जीवन, कठोर मेहनत, परस्पर भाईचारा आदि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। उपजाऊ भूमि से पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था तथा कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से यहाँ के निवासियों का जीवन यापन सरलता से होता था। व्यापार भी बड़े पैमाने पर होता था, जिससे व्यक्तियों के साथ साथ ग्राम एवं राज्य भी खुशहाल एवं संपन्न थे। प्राचीन काल में आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानव मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। महान अर्थशास्त्री कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन विचारों की विस्तार से व्याख्या की है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में इन सभी की समृद्धि और बाहुल्यता की अवधारणा बताई गई है। प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को विशेष स्थान प्राप्त था। जर्मनी एवं फ्रांस के वणिकवादी विचारक सोने एवं चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानते थे। समय के साथ साथ विकास की अवधारणा भी बदलती रही। प्राचीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का विचार था कि किसी देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की वृद्धि ही आर्थिक विकास है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना को आर्थिक विकास माना है, परंतु इन सबसे भिन्न जे.एस. मिल ने लोक कल्याण व आर्थिक विकास के लिए सहकारिता के सिद्धांत को अपनाने को आर्थिक विकास माना। नवीन अर्थशास्त्रियों में पॉल एल्बर्ट देश के उत्पादन के साधनों के कुशलतम प्रयोग द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक विकास मानते हैं, जबकि विलियमसन और वदिक का विचार है कि देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास है। इनसे भिन्न डी ब्राइट सिंह का विचार है कि यदि आय में वृद्धि के साथ साथ समाज कल्याण में भी वृद्धि होती है तो वह आर्थिक विकास है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी आर्थिक विकास को विशेष महत्व दिया है। आर्थिक विकास को परिभाषित करते हुए मेयर एवं बॉल्डविन ने लिखा है, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास को सरलता से समझने के लिए उसके लक्षणों की जानकारी आवश्यक है। विकास के प्रमुख लक्षण। विकास के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार है। पहला, सतत प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में क्रमशः वृद्धि होती रहती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति में निरंतरता बनी रहती है। दूसरा, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि।
आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। तीसरा, दीर्घकालीन प्रक्रिया। आर्थिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, क्योंकि अल्पकालीन या कम समय के लिए होने वाली वृद्धि या परिवर्तन को विकास नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि किसी वर्ष अच्छी वर्षा हो जाती है तो कृषि उत्पादन भी बढ़ जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय भी बढ़ जाती है, परंतु उसे आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। चौथा लक्षण, संसाधनों का समुचित विदोहन। आर्थिक विकास में देश में उपलब्ध समस्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन किया जाता है। विकास का पांचवा लक्षण है जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के फलस्वरूप जनसाधारण के जीवन में सुधार आता है, आर्थिक विषमता में कमी आती है तथा सरकार द्वारा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि की जाती है। इससे लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप देश की आय एवं उसमें रहने वाले लोगों की आमदनी में वृद्धि होती है, जिसे हम राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। आइए अब हम राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय को समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर ज्ञात किया जाता है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित करते हुए लिखा है, देश का श्रम एवं पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, का उत्पादन करते हैं। यही देश की वास्तविक शुद्ध आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नांकित बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, राष्ट्रीय आय का संबंध एक वर्ष की अवधि, जिसे एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है, से है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च इस अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमतें सम्मिलित की जाती हैं। इसमें एक वस्तु की कीमत को एक ही बार गिना जाता है। तीसरा, इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश से प्राप्त आय को घटाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की राष्ट्रीय आय को जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसे ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय हमें उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी प्रदान करती है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका तात्पर्य है कि उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, अर्थात उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। विभिन्न देशों के मध्य विकास के स्तर की तुलना के लिए कुल राष्ट्रीय आय को एक माप के रूप में काफी समय से स्वीकार किया जाता है। इस मापदंड के अनुसार जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। कारण यह है कि अधिक आय होने के कारण इन देशों के निवासी अधिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, किंतु राष्ट्रीय आय विभिन्न देशों के मध्य तुलना करने के लिए उपयुक्त माप नहीं है। कारण यह है कि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है और विकास के स्तर की माप के लिए जनसंख्या के आकार के महत्व को स्वीकार किया गया। फलतः प्रति व्यक्ति आय के द्वारा विकास के स्तर को मापने का एक अच्छा मापदंड माना जाने लगा है, किंतु समग्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय
विकास के सही मापदंड नहीं हैं। कारण यह है कि इसमें केवल औसत आय को ही महत्व दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि विकास के अंतर्गत जन सामान्य को प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषक आहार, पेयजल जैसी सुविधाओं की उपलब्धता का भी समावेश होना चाहिए। फलतः आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के विकल्प के रूप में मानव विकास संकेतक को महत्व दिया गया। इस दिशा में प्रोफेसर मॉरिस ने जीवन के भौतिक गुणों के सूचकांक का विकास किया। इसी प्रकार प्रोफेसर पॉल स्ट्रेटन ने मूल आवश्यकता दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया। इन विचारों को मूर्त रूप देते हुए सन 1990 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास संकेतक या सूचकांक प्रकाशित किए। इसके बाद आर्थिक विकास के ये संकेतक प्रति वर्ष मानव विकास संकेतक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जा रहे हैं। मानव विकास संकेतकों में भौतिक एवं अभौतिक दोनों प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है। इनमें भौतिक घटक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद और अभौतिक घटक के रूप में शिशु मृत्यु दर, जीवन की संभाव्यता और शैक्षणिक प्राप्तियां आदि को लिया गया है। मानव विकास के संकेतकों का निर्माण। मानव विकास सूचक के निर्माण में जीवन के 3 आवश्यक मूलभूत घटकों का प्रयोग किया जाता है। ये घटक हैं: पहला, एक लंबे और स्वस्थ जीवन के मापन हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। दूसरा, वयस्क साक्षरता दर तथा कुल नामांकन अनुपात। तीसरा, प्रति व्यक्ति सरल घरेलू उत्पाद। मानव विकास सूचक की गणना करने के लिए सबसे पहले उपरोक्त तीनों घटकों के अलग अलग सूचक तैयार किए जाते हैं। तदुपरांत उनका औसत ज्ञात करके उनके मूल्य को 0 से 1 के मध्य प्रदर्शित किया जाता है। सबसे अधिक विकसित देश का सूचक 1 तथा सबसे पिछड़े देश का सूचक 0 के निकट होता है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्र। विकसित देशों से तात्पर्य उन देशों से है जहां के नागरिक अपनी भोजन, कपड़ा व मानव की आवश्यकताएं सफलतापूर्वक पूरी कर रहे हैं। इन देशों में निर्धनता व बेरोजगारी नियंत्रण में है। विकसित देशों में जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देश आते हैं। इसके विपरीत संसार में ऐसे देश भी हैं जहां नागरिकों को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं होता, पहनने को सीमित मात्रा में कपड़े मिलते हैं, नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। इन देशों में व्यापक बेरोजगारी व अशिक्षा पाई जाती है। इन देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा म्यांमार आदि को इस श्रेणी में रखा जाता है। इन अल्प विकसित देशों को निर्धन, पिछड़ा, विकासशील या कम विकसित देश भी कहा जाता है। विकासशील देश वे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व पश्चिमी यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में कम है। विश्व बैंक ने भी अपनी विकास रिपोर्ट 2006 में विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य अंतर करने के लिए प्रति व्यक्ति आय मापदंड का प्रयोग किया है। रिपोर्ट के अनुसार वे देश जिनकी वर्ष 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या इससे अधिक है, उसे विकसित देश तथा वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें विकासशील निम्न आय देश माना गया है। इसमें भारत विकासशील देशों के अंतर्गत शामिल है। जिस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों में कुछ देश विकसित देश हैं तथा अन्य विकासशील देश हैं, इसी प्रकार एक देश जो विभिन्न राज्यों से मिलकर बना होता है, में कुछ राज्य विकसित राज्य तथा अन्य विकासशील राज्य होते हैं। यदि हम भारत में आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय मापदंड के आधार पर देखें तो हमें पता चलता है कि भारत में कुछ राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित राज्य हैं
तथा कुछ विकासशील एवं पिछड़े राज्य हैं। आइए हम आर्थिक नियोजन का आशय और भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। आर्थिक नियोजन का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक निर्धारित अवधि में सुनिश्चित एवं स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक नियोजन में दो बातें जरूरी होती हैं, यथा पहली पूर्व निर्धारित लक्ष्य जिन्हें प्राप्त किया जाना है तथा दूसरी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपलब्ध साधनों एवं उनके उपयोग करने का ब्यौरा। भारत में नियोजन व नियोजन के उद्देश्य। स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 में देश के लिए योजना बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाया गया तथा भारत सरकार द्वारा इन्हें क्रियान्वित किया गया। भारतीय योजनाओं के मूल उद्देश्य निम्नांकित रहे हैं। पहला, विकास की ऊंची दर प्राप्त करना। दूसरा, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की प्राप्ति। तीसरा, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चौथा, रोजगार के अवसरों। पांचवा, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति। छठा, जीवन स्तर में वृद्धि करना। सातवां, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। और आठवां, गरीबी उन्मूलन आदि। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में आर्थिक नियोजन के अंतर्गत अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। भारत में नियोजन की सफलताएं और असफलताएं। भारत में नियोजन से प्राप्त प्रमुख सफलताएं निम्नांकित हैं। पहला, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय वर्ष 1950-51 में वर्तमान कीमतों पर केवल 9,142 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर 28,46,762 करोड़ रुपए हो गई। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय इस अवधि में 255 रुपए से बढ़कर 25,716 रुपए हो गई। दूसरा, बचत व विनियोग दर में वृद्धि। आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय आय के कुछ भाग को विनियोजित किया उत्पादन कार्य में लगाया जाता है। इसके लिए प्रत्येक योजना में बचत व विनियोग के ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें लगभग प्राप्त भी कर लिया गया है। तीसरा, कृषि क्षेत्र में विकास। आर्थिक नियोजन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन, जो 1950-51 में 508 लाख टन था, वह बढ़कर 2005-06 में 2083 लाख टन हो गया है। चौथा, औद्योगिकरण। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारत विश्व का 10वां बड़ा औद्योगिक देश बन गया है। औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में भारत की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के निर्यात व्यापार में निर्मित वस्तुओं का योगदान क्रमशः बढ़ रहा है। पांचवा बिंदु, विद्युत उत्पादन में वृद्धि। नियोजन काल में विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। विद्युत उत्पादन, जो सन 1950-51 में 5.1 अरब किलोवाट था, सन 2005-06 में बढ़कर 623.2 अरब किलोवाट हो गया। परिवहन एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि। योजना काल में परिवहन एवं संचार में काफी प्रगति हुई। 1950-51 में देश में 53.6 हजार किलोमीटर रेल मार्ग था, जो सन 2005-06 में बढ़कर 63.3 हजार किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार सन 1950-51 में सड़कों की कुल लंबाई 4.00 लाख किलोमीटर थी, जबकि आज इसकी लंबाई 33.2 लाख किलोमीटर हो गई है। इसी प्रकार जल परिवहन एवं वायु परिवहन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। जहां संचार क्षेत्र का प्रश्न है, 1950-51 में देश में कुल 36,000 डाकखाने थे, जबकि इनकी संख्या आज बढ़कर
1,55,516 हो गई है। 7वां, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। योजनाओं के प्रारंभ होने के समय देश में 27 विश्वविद्यालय थे, लेकिन आज इनकी संख्या 389 है। 1950-51 में देश की साक्षरता दर 16.6% थी, जो 2001 में बढ़कर 64.8% हो गई। इसी प्रकार देश में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1950-51 में 2.3 लाख थी, जो आज बढ़कर 7.10 लाख से अधिक हो गई है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं में भी योजना अवधि में विशेष प्रगति हुई। 1950-51 में अस्पतालों की कुल संख्या 9,209 थी, जो बढ़कर वर्ष 2005 में 27,770 लाख हो गई। इसी प्रकार देश में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या 1950-51 में 61.8 हजार थी, जो बढ़कर वर्ष 2005 में 6.56 लाख हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप औसत जीवन काल जो 1950-51 में 32.1 वर्ष था, वर्ष 2005 में बढ़कर 65.4 वर्ष हो गया है। 8वां, बैंकिंग क्षेत्र में उन्नति। नियोजन काल में देश में बैंकिंग सेवा का काफी विस्तार हुआ। दिसंबर 1951 में देश में वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की संख्या 2,647 थी, जो 30 जून 2006 के अंत में बढ़कर 69,616 हो गई। 9वां बिंदु, निर्यात एवं आयात में वृद्धि। नियोजन काल में देश के आयात और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1950-51 में आयात एवं निर्यात क्रमशः 608 व 606 करोड़ रुपये के थे, जो वर्ष 2005-06 में बढ़कर क्रमशः 6,60,409 व 4,56,418 करोड़ रुपये के हो गए। भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताएं। भारत में नियोजन की असफलता को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला, प्रति व्यक्ति आय में धीमी प्रगति। भारत में आर्थिक नियोजन के बाद भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से हुई है। भारत में लगभग 21% जनसंख्या अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन। नियोजन के फलस्वरूप देश में क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार आदि राज्य पिछड़े हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य तुलनात्मक रूप से विकसित श्रेणी में हैं। तीसरा, मूल्य वृद्धि। नियोजन अवधि में मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। थोक मूल्य सूचकांक 1993-94 के आधार पर बढ़कर दिसंबर 2006 में 207.9 हो गया। अनुमान है कि नियोजन अवधि में कीमतों में लगभग 27 गुनी से अधिक की वृद्धि हुई है। चौथा, बेरोजगारी में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बेरोजगारी में कमी करना था, लेकिन हर योजना के अंत में बेरोजगारी बढ़ती ही गई। जहां प्रथम योजना के प्रारंभ में 33 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे, वहीं वर्तमान में लगभग 4 करोड़ व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है। पांचवा, आय व धन की असमानता में वृद्धि। आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धन के केंद्रीयकरण को समाप्त कर आर्थिक समानता को बढ़ाना रहा, लेकिन नियोजन के बावजूद धनी व्यक्ति अधिक धनी व गरीब और अधिक गरीब होता गया है। छठा बिंदु, सार्वजनिक उद्यमों की असफलता। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की संख्या 242 है। इनमें से अनेक उपक्रम हानि में चल रहे हैं, अतः
सार्वजनिक उद्यम आशा के अनुरूप परिणाम देने में असमर्थ रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा गरीबों के प्रतिशत में भी कमी आई है, लेकिन दूसरी ओर अर्थव्यवस्था निर्धनता, बेरोजगारी तथा क्षेत्रीय असंतुलन आदि से जकड़ी हुई है। अतः अगली योजनाओं में इन समस्याओं के समाधान करने की दिशा में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। इंडिया विजन 2020। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज के अनुसार भारत सन 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। फलतः देश से बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। योजना आयोग का अनुमान है कि सन 2020 तक देश की 135 करोड़ जनसंख्या बेहतर पोषित, अच्छे रहन सहन के स्तर वाली, पूर्णतः स्वस्थ तथा अधिक औसत आयु वाली होगी। नीति आयोग। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग भारत सरकार का नीति निर्माण का थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? लिखिए। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय क्या है तथा इसकी गणना का सूत्र लिखिए। तीसरा, इंडिया विजन 2020 क्या है? लिखिए। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्थिक नियोजन का अर्थ बताते हुए भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य बताइए।